Hello everyone. Today we are going to see our next topic in the chapter of force and laws of motion. Before going that, first we understand which we have covered in our previous class. In our previous class, we have already studied about inertia and momentum. Okay. So inertia क्या होता है? It is a property of a body due to which it opposes in any change in their state of rest or a uniform motion in a straight line. It can also be defined as it is the property of a body due to which it maintain their state of rest or a uniform motion in a straight line. So inertia किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखती है. ओके, सो इसको हम समझते हैं. पहले मान लेते हैं कि आपके पास ये कोई ब्लॉक है जो इनिशियली रेस्ट पे है. तो ये ब्लॉक चाहेगा कि मैं हमेशा रेस्ट पे रहूं. तो जैसे इसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ये इस फोर्स को अपोज करेगा. ओके, इसको आप समझ सकते हो बाय अनदर एग्जांपल. मान लेते हैं कि आपके पास ये कोई दो ब्लॉक है B1 B2. इन दोनों पे आपने सेम फोर्स अप्लाई किया है. ओके, और बिफोर कमिंग टू रेस्ट जो डिस्टेंस कवर किया इस B1 ब्लॉक ने वो मान लो x1 किया, और B2 ब्लॉक ने जो डिस्टेंस कवर किया वो मान लो क्या है x2. और आप एक बात बोल सकते हो, जो x2 है वो ज्यादा है किससे? x1 से. ओके, इसका मतलब क्या है कि ये ब्लॉक चाहता था कि हमेशा रेस्ट पे रहे, और आप क्या देख रहे हो, बहुत जल्दी रेस्ट पे आ गया. और ये ब्लॉक मेरा काफी टाइम के बाद रेस्ट पे आया. तो इसका मतलब इसका इनर्शिया ज्यादा है क्योंकि ये अपनी रेस्ट की स्टेट को चाहता है, जिसकी वजह से इसने जल्दी से उस रेस्ट की स्टेट को अचीव कर लिया. और इस ब्लॉक ने रेस्ट की स्टेट काफी टाइम के बाद अचीव करी है, तो इसका इनर्शिया क्या होगा? कम होगा. तो एक बात आप बोल सकते हो, इनर्शिया ऑफ B2 इज लेसर देन इनर्शिया ऑफ B1. ओके, और हम लोगों ने पढ़ा था इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. जितना मास ज्यादा होगा उतना इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा आपका. सो अगर B2 वाले का इनर्शिया कम है तो इसका मतलब मास भी B2 वाले का कम होगा. किससे? B1 वाले से. ओके, तो एक बेसिक सा आइडिया था कि इनर्शिया क्या होता है. आपको एक बात याद रखना है, इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखना चाहती है. जैसे हमने इस वाले एग्जांपल में देखा था, जब ये पहले रेस्ट पे था तो हमेशा चाहता है कि इसकी रेस्ट वाली स्टेट जल्दी से अचीव हो जाए. इस वाले केस में वो जल्दी से अचीव करता है, इस वाले केस में वो काफी देर बाद अचीव करता है. तो इसका मतलब इसका इनर्शिया ज्यादा था, इसका इनर्शिया कम था. ओके, सो अवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज मोमेंटम. सो मोमेंटम को आप लोग डिफाइन करते हो दो तरीके से. फर्स्ट इसका क्वालिटेटिव डेफिनेशन है और सेकंड इसका है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन. तो जो क्वालिटेटिव डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज अ मेजर्ड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन बाय एनी ऑब्जेक्ट. ओके, सो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्वालिटेटिव है. मतलब इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि मोमेंटम का फिजिकल मतलब क्या है, उसका फिजिकल डेफिनेशन क्या है. और सेकंड डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, हम लोग मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल लेटर p, और मोमेंटम है क्या? मास टाइम वेलोसिटी. मोमेंटम कैसी टर्म है आपके पास? वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, जो डायरेक्शन किसकी है? वेलोसिटी की. वो डायरेक्शन किसकी होती है? आपकी मोमेंटम की भी. मान लेते हैं कि आपके पास कोई बॉल है जिसका मास मान लो कितना है m, जो कि मूव कर रही है प्लस x डायरेक्शन में. तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब मोमेंटम भी आपका x डायरेक्शन में होगा. मतलब डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अब हम लोग मोमेंटम को मेजर करते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मास को मेजर करते हैं हम लोग किस में? किलोग्राम में. वेलोसिटी को मेजर करते हैं किस में? मीटर पर सेकंड में. तो आपको याद रखना है द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड. ओके, अब इसका जो हमारा फर्स्ट डेफिनेशन था क्वालिटेटिवली, उसका मतलब समझते हो क्या था. देखो, मान लेते हैं कि आपके पास दो ब्लॉक है B1 B2. B1 मूव कर रहा है V1 से और B2 मूव कर रहा है V2 से. आपको इन दोनों ब्लॉक को सेम डिस्टेंस पे रेस्ट पे लेके आना है. मतलब अगर ये रेस्ट पे आया x डिस्टेंस कवर करने के बाद, तो ये भी कितने डिस्टेंस के बाद आएगा? x डिस्टेंस कवर करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट. ओके, और मुझे इसको रेस्ट में लाने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ गया F, और इसको रेस्ट पे लाने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ गया मुझे कितना? 2F. ओके, तो आपने क्या देखा?
इसको रेस्ट पे लाने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ा, इसका मतलब इस ब्लॉक के पास ज्यादा मोमेंटम था जिसकी वजह से मुझे फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ा, और इस ब्लॉक के पास मोमेंटम कम था, तो मैं बोल सकता हूं मोमेंटम ऑफ B2 इज मोर देन मोमेंटम ऑफ B1। ओके, ये आप किस हिसाब से बोल पा रहे हो, क्योंकि इस वाले केस में आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ा इसको रेस्ट पे लाने के लिए। ओके, सो एक बहुत बेसिक सा आइडिया था मोमेंटम क्या होता है। हम लोगों ने मोमेंटम को डिफाइन किया क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग 3 लॉ पढ़ते हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट लॉ क्या है, एवरी बॉडी मेंटेन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और अ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन until unless in net external force is applied on it। ओके, सो आपको फर्स्ट लॉ बोल रहा है कि हर एक बॉडी क्या चाहती है, जो उसकी इनिशियल स्टेट है वो उसको मेंटेन रखना चाहती है, और वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखेगी जब तक इसके ऊपर आप कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। ओके, तो आपको याद रखना है एवरी बॉडी मेंटेन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और अ यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन until unless in net एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। इसको हम लोग समझते हैं बाय एग्जांपल। मान लेते हैं कि आपके पास कोई ब्लॉक है, इनिशियली रेस्ट पे है, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन में 5 न्यूटन का, और एक फोर्स लग रहा है प्लस 5 न्यूटन का अलोंग माइनस एक्स डायरेक्शन। इनिशियल स्टेट क्या थी इसकी, रेस्ट, और इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, 0। ओके, तो आप बोल सकते हो अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो वो हमेशा अपनी स्टेट को मेंटेन रखता है, इसका मतलब ये हमेशा रेस्ट पे रहेगा आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स। ओके, दूसरा केस में देखते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी एक ब्लॉक है जो कि मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। आपने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई कर दिया अलोंग एक्स डायरेक्शन 5 न्यूटन का, एक फोर्स अप्लाई किया आपने 5 न्यूटन का अपोजिट डायरेक्शन में, अगेन इस पर नेट फोर्स कितना है, 0। इसका रिजल्ट क्या होगा कि अब ये जो ब्लॉक है वो अभी भी मूव करेगा विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो एक बात आप समझ चुके हो कि इनकी स्टेट में चेंज जब होगा जब इन पे आप नेट फोर्स अप्लाई करोगे। ओके, अगर बॉडी पे नेट फोर्स क्या है, 0, तो बॉडी हमेशा अपनी स्टेट को मेंटेन रखती है, भले चाहे वो रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो। ओके, तो आपको फर्स्ट लॉ बेसिकली ये बता रहा है कि फोर्स क्या फिजिकल मतलब क्या है, कि फोर्स वो क्वांटिटी है जिसकी हेल्प से आप किसी भी बॉडी की स्टेट चेंज कर सकते हो, अगर वो फोर्स या नेट फोर्स 0 नहीं है तो। ओके, अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो बॉडी की स्टेट चेंज हो जाएगी, अगर नेट फोर्स 0 है तो बॉडी की स्टेट हमेशा मेंटेन रहेगी। तो आपको फर्स्ट लॉ बताता है कि एक्चुअली में फोर्स है क्या, फोर्स का फिजिकल मीनिंग क्या है। ओके, सो अवर नेक्स्ट लॉ इज न्यूटन सेकंड लॉ। अब न्यूटन सेकंड लॉ आपको क्या बताता है, हमने क्या देखा था अभी अपने फर्स्ट लॉ में कि फोर्स का मीनिंग क्या है, किसी भी बॉडी की स्टेट चेंज जब होगी जब उस पार्टिकल पे आप नेट फोर्स अप्लाई करोगे। ये किसने बताया मुझे, फर्स्ट लॉ ने। अब वो फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा वो आपको बताएगा सेकंड लॉ। ओके, सो सेकंड लॉ आपको क्या बोल रहा है, देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ओके, तो आपको सेकंड लॉ ये बता रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ओके, अब तक हमने जो मोमेंटम की बात करी थी वो बेसिकली कौन सा मोमेंटम है, आपका लीनियर मोमेंटम है। ओके, तो अगर आपको कहीं पे भी दिखाई दे रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ का मीनिंग क्या है कि वो क्वांटिटी किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको आप क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन। ओके, सो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी को आप लिख सकते हो भाई, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू में वेलोसिटी। ओके, देखो डेल्टा का मीनिंग क्या होता है, चेंज, मतलब ये चेंज मास में भी आ सकता है और वेलोसिटी में भी आ सकता है। अब हमने नेक्स्ट केस में क्या किया, एक कंडीशन अप्लाई कर दिया कि मान लो मास किसी का कांस्टेंट है, मतलब मास में तो चेंज होगा नहीं, अब तो मास तो डेल्टा से बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब चेंज किस में हुआ है, आपकी वेलोसिटी में। ओके, सो मैं लिख सकता हूं
एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। अब डेल्टा वी बाय डेल्टा टी क्या होता है आपका एक्सेलरेशन, ओके। और जब कभी आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करते हो इक्वल टू के साइन से, तो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, और यहां पे कांस्टेंट क्या है आपका के, और इस के की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, ओके। तो आप लोग बोल सकते हो एफ नेट किसके बराबर आ चुका है आपके पास, मास टाइम एक्सेलरेशन के, ओके। तो आपको याद रखना है जब आप अपने सेकेंड लॉ को सिंप्लीफाई करते हो, ठीक है, तो आपके पास क्या रिजल्ट आता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। ये जब आया जब आपके पास मास कांस्टेंट है, याद रखना है आपको बात, ठीक है। सो आपको याद रखना है एफ नेट क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। और इस चीज को आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। देखो हमें पता है मास स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। तो जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी वो डायरेक्शन किसकी होगी, मेरे फोर्स की भी। तो आपको याद रखना डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब आप लोगों ने पढ़ा था एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ओके। मान लेते हैं कि इनिशियली आपका जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था यू से, और उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो गई वी। तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया मेरे पास, v माइनस यू, और वो कितने टाइम में आया मेरा, टी टाइम में या टी सेकेंड में, ओके। तो आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में टी। तो कई बार आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, कई बार आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। अगर आपको मान लो वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है, टाइम दिया है, तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करोगे, ओके। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि हमें फर्स्ट लॉ से क्या समझ में आया था। हमें फर्स्ट लॉ से समझ में आया कि फोर्स का फिजिकल मतलब क्या है, और सेकेंड लॉ से ये समझ में आया कि फोर्स का को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ टेल्स अस फोर्स इन अ क्वालिटेटिवली, और सेकेंड लॉ हमें फोर्स बता रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिवली, ओके। मतलब फोर्स बता रहा है आपको कैसे मेजर करना है, ओके। सो देखो कई बार एक क्वेश्चन आता है डायरेक्टली पेपर के अंदर कि बोल देगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मेरा सेकेंड लॉ है, ठीक है। आपको याद रखना है, देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एफ इजकल टू एम में, सेकेंड ऑप्शन क्या है, एफ इजकल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, और थर्ड ऑप्शन क्या है, वी डेल्टा एम अपॉन में डेल्टा टी, ओके। ये जब आता है आपका, देखो हमने क्या देखा था, इस केस में मेरा मास कांस्टेंट था, देखा था ना, यहां पे मास मैंने कांस्टेंट लिया था। अगर मैं मास को कांस्टेंट ना लूं, वेलोसिटी को कांस्टेंट लूं, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा इसका। अगर मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैं एक बात बोल सकता हूं, वेलोसिटी तो बाहर आ जाएगा डेल्टा से, तो बचा क्या, डेल्टा एम अपॉन में डेल्टा टी। तो फोर्स किसके बराबर आया यहां से, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो v डेल्टा एम अपॉन में डेल्टा टी। बट आपको ये अब आपके अभी 9th लेवल तक गिवन नहीं है, तो आपको बस एक याद रखना है कि ये भी एक फोर्स होता है जब वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट, ओके। सो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मेरा सेकेंड लॉ है। तो देखो सेकेंड लॉ आपका क्या था, F इजकल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। हमने पढ़ा था अभी, जो नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के, ओके। तो आपको इसको टिक करना है हमेशा, कभी आप इसको मत टिक कर देना। ये इसका स्पेशल केस है, ये भी इसका स्पेशल केस है। इस वाले केस में मास कांस्टेंट है, इस वाले केस में मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट मेरा जो सेकंड लॉ है वो आपका ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ओके। तो अब तक हमने क्या देखा था, न्यूटन सेकंड लॉ देखा। अब जो नेक्स्ट हमारा वो क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ। अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ओके। अब ये जो लाइन है दिखने में बहुत सिंपल है, बट इसका जो फिजिकल मीनिंग है वो पहले हम समझते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है कि ना कभी भी आपका जो फोर्स है वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हमेशा फोर्स एग्जिस्ट करेगा पेयर में। इसका मतलब क्या है, जितना फोर्स आप किसी बॉडी पे अप्लाई करते हो उतना ही फोर्स वो बॉडी आपके ऊपर भी अप्लाई करती है। मतलब ये किसको शो कर रहा है कि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। इसको हम लोग समझते हैं एग्जांपल से। मान लेते हैं कि मान लो कोई मैन है और ये मान लो वॉल है, ये फ्लोर है मेरा, और ये मैन इस वॉल को के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, इसको प्रेस कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो हम क्या बोलेंगे कि इस मैन ने जो फोर्स लगाया इस वॉल के ऊपर वो इस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। फोर्स ऑन वॉल बाय द मैन, इसको हम ऐसे रीड करते हैं,
जिस पे फोर्स लगा वो पहले आएगा और जो फोर्स लगा रहा है वो बाद में आएगा। फोर्स ऑन वॉल बाय द मैन। ओके, सो फोर्स ऑन वॉल बाय द मैन का डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स है, और बदले में ये जो वॉल है वो किस पे फोर्स लगाएगी? इस मैन के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन किसका है? फोर्स ऑन मैन ड्यू टू वॉल या बाय द वॉल। ओके, सो ये जो एग्जांपल है ये शो करता है कि फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। यहां पे भी आप क्या देख रहे हो, दो फोर्स है, एक फोर्स जो मैन ने वॉल पे लगाया, एक फोर्स जो वॉल ने मैन के ऊपर लगाया। ओके, तो ये बेसिकली कैसे फोर्स है? आपके एक्शन रिएक्शन फोर्स है। अब यहां पे बात आके एक्शन रिएक्शन फोर्स कैसे होते हैं भाई, अब उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हम एक बार देखते हैं। अब देखो, अगर आपके पास मान लो कोई भी एक्शन रिएक्शन फोर्स है तो उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो हम एक बार देखते हैं। ये जो फोर्स है हमेशा दो डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करते हैं। भाई आपने क्या देखा, ये एक मैन अलग बॉडी है और एक जो वॉल है ये अलग बॉडी है, तो इनके बीच में जो फोर्स है वो कैसा है? एक्शन रिएक्शन फोर्स है। मतलब ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है क्योंकि ये दो डिफरेंट बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। ये फोर्स लग रहा है वॉल के ऊपर, ये फोर्स लग रहा है मैन के ऊपर। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्शन रिएक्शन फोर्स इज सेम। मतलब कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो सेम है मेरे पास। जितना फोर्स मैन ने लगाया वॉल के ऊपर उतना ही फोर्स वॉल लगा रही है मैन के ऊपर भी। मतलब जो मैग्नीट्यूड है, हम हमेशा जो मैग्नीट्यूड है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस मोड के अंदर। मोड क्या दिखाता है आपको? मैग्नीट्यूड। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जितना फोर्स एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर लगाती है उतना ही फोर्स दूसरी बॉडी लगाती है पहली वाली के ऊपर। तो ये हमारी ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। अब थर्ड क्या है कि जो डायरेक्शन ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्स है वो ऑपोजिट होता है। मतलब अगर एक फोर्स लग रहा है एक्स में तो दूसरा फोर्स लगेगा माइनस एक्स में, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पे। अब फोर्थ क्या है यहाँ पे, एक्शन रिएक्शन फोर्स आर ऑलवेज ऑफ सेम नेचर। जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है वो हमेशा सेम नेचर के होने चाहिए। सेम नेचर का मीनिंग यहां पे क्या है कि अगर ये फोर्स मेरा नॉर्मल फोर्स है जो मैन ने लगाया वॉल के ऊपर, तो जो वॉल लगाएगी मैन के ऊपर वो भी कैसा होगा? मेरा नॉर्मल फोर्स। जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो आपको मैंने बताया था नॉर्मल फोर्स क्या होता है। नॉर्मल फोर्स जब अराइज होते हैं जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को प्रेस करे। तो आप क्या देख रहे हो, मैन प्रेस कर रहा है इस वॉल को। ओके, तो इस मैन ने इस वॉल के ऊपर कौन सा फोर्स लगाया? नॉर्मल फोर्स लगाया। और बदले में वॉल किसके ऊपर फोर्स लगा रही है? मैन के ऊपर लगा रही है। तो ये वाला फोर्स भी मेरा कैसा है? नॉर्मल फोर्स है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक फिजिकल कॉन्टेक्ट है। मैन का जो हाथ है वो वॉल को प्रेस कर रहा है और जो वॉल है वो किसको प्रेस कर रही है? हमारे मैन के हाथ को। ओके, सो हमारी चारों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो एक बात बोल सकते हो, इनके बीच में जो फोर्स है वो कौन सा है? मेरा एक्शन रिएक्शन फोर्स है। ओके, सो ये छोटा सा आइडिया था किसके बारे में? न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में। ओके, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं अपने न्यूटन्स सेकंड लॉ के ऊपर। अब हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है? ए कार विच मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकेंड इट कम्स टू रेस्ट by imparting a force for 10 seconds. By imparting a force for 10 seconds, find the value of force. आपको बताना है कि मान लो कोई कार है जो इनिशियली मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड से। तो आपने क्या बोला? पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी? 30 मीटर पर सेकेंड। बोला गया इट कम्स टू रेस्ट, मतलब फाइनली वो रेस्ट पे आ जाएगी। तो v क्या हो जाएगा? 0 बाय इम्पार्टिंग ए फोर्स फॉर 10 सेकेंड। मतलब कितने टाइम तक आपने फोर्स अप्लाई किया है? 10 सेकेंड तक। ओके, तो आपको बताना है कि फोर्स का वैल्यू क्या होगी। अभी हम लोगों ने देखा था फोर्स क्या होता है एम में, या फोर्स को आप क्या लिखते हो? एम वी माइनस यू अपॉन में टी। ओके, और यहां पे हमने क्या बोला? जो जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है उसका मास मान लो कितना है? 2 kg। ठीक है, सो आपको फोर्स फाइंड आउट करना है। मास कितना है इसका? 2। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी? 30। फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी? 0, क्योंकि रेस्ट पे देगा बाद में। और कितने टाइम के बाद वो रेस्ट पे आया?
10 सेकंड के बाद, मतलब आपने 10 सेकंड तक फोर्स अप्लाई किया है। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा यहां से, -6 न्यूटन। -6 क्या बता रहा है आपको कि डायरेक्शन कैसी होगी, ऑपोजिट। मतलब यहां पे क्या होने वाला है, डीएक्सेलेशन होने वाला है। देखो इसको हम पहले समझते हैं फिजिकल तरीके से। जैसे ये मान लो कोई भी कार है जो इनिशियली मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकंड से, आपको इसको रेस्ट पे लेके आना है। अगर इसको रेस्ट पे लेके आना पड़ेगा तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। और ये मान लो हमारी कार रेस्ट पे आ गई, ओके। और ये कितने टाइम के बाद आई है, 10 सेकंड के बाद। यहां पे टाइम कितना था मेरा, 0 सेकंड, ओके। यहां वेलोसिटी कितनी होगी मेरी, 0, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो ऑपोजिट है, मतलब नेगेटिव फोर्स है मेरा। तो इस वजह से वो कैसा है मेरा, माइनस का, ओके। तो आपको पता होना चाहिए कि ये माइनस किसको शो कर रहा है, रिटार्डेशन को शो कर रहा है, क्योंकि इस फोर्स ने रिटार्डेशन किया है, डीएक्सेलेशन किया, इसकी वेलोसिटी कम कर दी लगातार, और फाइनली क्या कर दी, 0, ओके। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते क्या है। हमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स इफ इट इज एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक ऑफ 2 kg विच कम्स टू रेस्ट फाइनली। और मुझे उसका वीटी कर्व दिया है, ओके। मुझे बोला गया मेरे पास कोई भी एक ब्लॉक है, उसका मेरे पास वीटी कर्व है, मतलब वेलोसिटी टाइम कर्व है मेरे पास। और मुझसे पूछा गया बताओ इसमें मैंने कितना फोर्स अप्लाई कर दिया। अब फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सीलरेशन, या फिर इसको आप लिख सकते हो वही v माइनस यू अपॉन में t। अब मुझे फोर्स फाइंड आउट करना है, मास कितना है इसका 2। अब देखते हैं, जब टाइम क्या था 0 तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, 10। तो हमने बोला जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी क्या थी, 10। और जब टाइम कितना हो गया 2 सेकंड तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। और ये वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हुई है, 2 सेकंड में। तो यहां से मेरे पास फोर्स कितना आ गया, -10 न्यूटन। अगेन ये माइनस किसको शो कर रहा है, रिटार्डेशन को, कि जो मेरा फोर्स है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट है, ओके, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन अ ब्लॉक विच इनिशियली मूविंग विद 54 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर 5 सेकेंड इट मूव विद 90 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है कि फोर्स की क्या वैल्यू होगी अगर कोई ब्लॉक इनिशियली मूव कर रहा है 54 किलोमीटर पर आवर से और फाइनली मूव कर रहा है 90 किलोमीटर पर आवर से, और ये फोर्स मैंने कितने टाइम तक अप्लाई किया है, 5 सेकेंड तक। तो आपको फोर्स की वैल्यू बतानी है। तो आपने क्या देखा, यहां पे जो वेलोसिटी गिवन है वो किस में, मुझे किलोमीटर पर आवर में। तो पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। उसको हम कैसे करते हैं, बाय मल्टीप्लाई बाय 5/18। तो जब इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड, ओके। सो इनिशियल वेलोसिटी पता है आपको, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, फोर्स आप इजी निकाल सकते हो। और अगेन मान लो जो आपका ब्लॉक है उसका मास मान लो आप 5 kg मान लो, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे फोर्स क्या होगा, मास इनटू में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो फोर्स मेरा कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। मतलब ये फोर्स एक्सेलरेट करा रहा है आपको, देख भी रहे हो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन था किसके ऊपर, न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर। अब फाइनली क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग कि मान लेते हैं ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास m1 एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ए मास ऑफ m2 एन एक्सेलरेशन 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What acceleration would it give if both the masses are tied together? बोला गया है कि आपके पास मान लो 2 ब्लॉक है, इसका मास m1, इसका मास m2। इस पे मैंने एक फोर्स अप्लाई कर दिया और इस फोर्स ने इस ब्लॉक को कितना एक्सेलरेशन दिया है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ये एक्सेलरेशन है,
m1 का, और इसी फोर्स ने इसे कितना एक्सेलरेशन दिया दूसरे वाले को 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और इस फोर्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 न्यूटन, मुझे फोर्स की वैल्यू भी पता है। अब बोला गया अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, मतलब ये मेरा m1 ब्लॉक है, इसको मैंने कंबाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया m2 के साथ किसी भी स्ट्रिंग की साइड हेल्प से, अगर मैं इस पे सेम फोर्स अप्लाई कर दूं 5 न्यूटन का, तो बताओ अब एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो हम एक बात लिख सकते हैं कि देखो फ्रॉम केस फर्स्ट, भाई फोर्स कितना था मेरे पास 5, एक्सेलरेशन कितना है इसका 8, इनटू में मास m1, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी फोर्स क्या होता है मास टाइम एक्सेलरेशन, मास फाइंड आउट कर रहे हैं इससे हम लोग। एक्सेलरेशन कितना है इसका 8, फोर्स कितना है 5। इस वाले कैसे देखते हैं हम लोग, फोर्स कितना है 5, एक्सेलरेशन कितना है 24, मास कितना है m2। तो यहां से मेरे पास m1 कितना आ जाएगा 5/8 kg, यहां से m2 कितना है 5/24। ठीक है, तो अब मैं इसको लिख सकता हूं। देखो अब हमने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को कंबाइन मान लिया कि मतलब देखो जितने से एक्सीलरेट आपका m2 करेगा उतने से एक्सीलरेट कौन करेगा m1 भी करेगा, मतलब इसका एक्सीलरेशन और इसका एक्सीलरेशन सेम होगा। तो मैं लिख सकता हूं जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर होगा मेरे पास कंबाइन मास, ओके, इनटू में एक्सीलरेशन ए जो मुझे फाइंड आउट करना है। अब नेट फोर्स कितना है इस पे 5, m1 कितना है 5/8, m2 कितना है 5/24, तो एक्सीलरेशन कितना आ गया यहां से, मैंने 5/8 कॉमन ले लिया यहां से, तो यहां पे क्या बचेगा 1/3, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4/3 इंटू में 5/8 इंटू में एक्सीलरेशन ए। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गए, तो यहां से कितना आ गया मेरे पास एक्सीलरेशन कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे हमारे सेकेंड लॉ के ऊपर, बट ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आप एक बार इसको देखना, सभी क्वेश्चन को देखना। ओके।